नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंग्लिश ग्रामर की पाठशाला में। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ऑक्सिलरी वर्ब पर हमने पहले पार्ट में चर्चा आरंभ की, जहां हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड तथा डू, डज, डिड पर विस्तार रूप से चर्चा की और हम लोगों ने जाना कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का व्यवहार कहाँ और कैसे होता है। आज के हम दूसरे भाग में मॉडल ऑक्सिलरी पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए जानते हैं दूसरे भाग में कि मॉडल ऑक्सिलरी का व्यवहार कहाँ और कैसे होता है। तो सर्वप्रथम हम चलिए देखते हैं कैन का व्यवहार किन अर्थों में किया जाता है। तो एक नंबर इसका व्यवहार है कि कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट वर्तमान और भविष्य काल में कैन का प्रयोग क्षमता और योग्यता बताने के लिए किया जाता है। क्षमता और योग्यता बताने के लिए किया जाता है, जैसे आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। उसके बाद और एक उदाहरण चलिए देखते हैं, शी कैन सोल्व टफ पजल्स। उसके बाद और एक उदाहरण है, आई कैन मीट यू टुमोरो। तो इन वाक्यों में कैन क्या एक्सप्रेस कर रहा है? एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, कैपेसिटी बता रहा है कि सब्जेक्ट कर्ता के पास कैसी क्षमता है और कैसी एबिलिटी है, योग्यता है। तो आइए कैन का दूसरा यूज देखते हैं। कैन इज यूज इन द सेंस ऑफ टू गिव परमिशन। तो कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए, अनुमति देने के अर्थ में भी किया जाता है, जैसे यू कैन लीव अर्ली टुडे, कैन आई बोरो योर नोटबुक। तो परमिशन या परमिशन देने के लिए भी कैन का व्यवहार किया जाता है। आइए अगला ऑक्सिलरी देखते हैं, जिसका नाम है कुड। तो कुड कैन का पास्ट फॉर्म है और कुड का व्यवहार पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे व्हेन आई वॉज 8 आई कुड राइड ए बाईसाइकिल। जब मैं 8 साल का था तो बाईसाइकिल चला सकता था। तो यहाँ पर पास्ट एबिलिटी को बताया गया है, भूतकाल की योग्यता को दर्शाया जा रहा है। उसी तरह से और एक उदाहरण देखिए, ही कुड सिंग ब्यूटीफुली व्हेन ही वॉज यंग। वह बहुत सुंदर से गा सकती थी जब वह यंग थी, नई थी जब। आइए अगला यूज देखते हैं कुड का। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका व्यवहार क्या है कि पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन के क्षेत्र में कुड का व्यवहार किया जाता है। तो जैसे उदाहरण के रूप में, कुड यू प्लीज पास द वाटर। उसके बाद और एक एग्जाम्पल देखिए, कुड यू हेल्प मी फिनिश दिस रिपोर्ट। तो इस तरह से कुड का व्यवहार पास्ट एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट के क्षेत्र में किया जाता है। आइए अगला ऑक्सिलरी देखते हैं, जिसका नाम है मे। तो मे का व्यवहार मुख्य रूप से पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी
अनिश्चयता और पॉसिबिलिटी संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के रूप में इट मे रेन टुनाइट अथवा इट मे बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है या आज रात बारिश हो सकती है। तो इस तरह से संभावना बताने के लिए क्या होता है, मे का व्यवहार किया जाता है। आइए अगला व्यवहार देखते हैं मे का। तो परमिशन लेने के लिए, टू टेक परमिशन जब हम किसी से लेते हैं अनुमति, तब हम इंग्लिश वाक्यों में मे का व्यवहार करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मे आई गो आउट सर, या मे आई यूज योर फोन, मोबाइल फ़ोन। इस तरह से परमिशन जब लेते हैं, अनुमति लेने के लिए मे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मे का अगला व्यवहार देखते हैं, चलिए 3 नंबर। तो टू एक्सप्रेस प्रे, ब्लेस, विश, कर्स। तो प्रार्थना, आशीर्वाद, इच्छा, कर्स जो है अभिशाप के अर्थ में मे का व्यवहार किया जाता है। इस तरह के अर्थ को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रायः क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऑप्टेटिव वाक्यों में मे का व्यवहार किया जाता है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, एक प्रार्थना बता रहा है। उसके बाद मे गॉड ब्लेस यू, एक ब्लेस है के अर्थ में किया गया है, आशीर्वाद के अर्थ में। कि उसके बाद मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। उसके बाद एक कर्स का उदाहरण है, मे यू नेवर फाइंड पीस, आपको अभी शांति न मिले। इस तरह से अभिशाप कर्स के रूप में के अर्थ में मे का व्यवहार किया जाता है। आइए अगला ऑक्सिलरी देखते हैं, जिसका नाम है माइट। तो माइट क्या है, मे का पास्ट फॉर्म है। तो पहला इसका उपयोग व्यवहार क्या है कि माइट इज यूज एज पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मे के पास्ट टेंस के रूप में माइट का व्यवहार किया जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। एक नरेशन का उदाहरण है, डायरेक्ट फॉर्म में मान लीजिए दिया गया है, ही सेड यू मे गो नाउ। तो जब इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ही सेड दैट आई माइट गो देन। तो जो माइट हुआ है मे का पास्ट टेंस के रूप में लिखा गया है। तो इस तरह से मे को हम माइट को पास्ट टेंस, मे के पास्ट टेंस के रूप में हम व्यवहार करते हैं साधारणतः इनडायरेक्ट नरेशन में। आइए अगला यूज देखते हैं। तो 2 नंबर यूज है, इन द सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी। तो लेस पॉसिबिलिटी के अर्थ में, कम संभावना के अर्थ में भी माइट का व्यवहार किया जाता है। जैसे इट माइट रेन टुडे, सी माइट कम लेट। तो इस तरह से मे के पास्ट टेंस के रूप में माइट का व्यवहार किया जाता है, और लेस पॉसिबिलिटी के अर्थ में भी माइट का व्यवहार किया जाता है। आइए अब अगला ऑक्सिलरी देखते हैं, जिसका नाम है सेल। तो सेल का पहला प्रयोग जो है कि सेल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई वी के साथ जब व्यवहार होता है तो वह सिंपल फ्यूचरिटी को दर्शाता है। सेल इज यूज विथ द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई वी टू एक्सप्रेस एन एक्शन एंड एन इवेंट इन फ्यूचर। तो साधारण फ्यूचर टेंस को, भविष्यकाल को दर्शाने के लिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ इसका व्यवहार किया जाता है। जैसे आई सेल बाय ए बुक टुमारो, वी सेल प्ले क्रिकेट। इस तरह से फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ सेल का व्यवहार फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में या सिंपल फ्यूचर में किया जाता है। दूसरा यूज है इसका व्यवहार, सेल इज यूज विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस कमांड, थ्रेटन, प्रोमिस और डिटर्मिनेशन। तो सेल का प्रयोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी किया जाता है। जब थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है तो इसका
किस अर्थ में किया जाता है? कमांड, आदेशात्मक अर्थ में, या थ्रेटनिंग, धमकी के अर्थ में, डिटर्मिनेशन, निर्धारक के अर्थ में, या प्रोमिस के अर्थ में, वायदा के अर्थ में किया जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं इसे। जैसे ही शेल गो देयर, उससे वहाँ जाना होगा। यह क्या है? कमांड है, एक आदेश सूचक है। उसके बाद जब प्रोमिस करता है, यू शेल बी अवार्डेड, आपको अवार्ड मिलेगा, मतलब प्रोमिस है, वायदा जैसा है। तो वायदा समझाने के लिए, प्रोमिस समझाने के लिए, कमांड समझाने के लिए शेल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरा जो उदाहरण है। इफ़ यू डू दिस, आप यदि ऐसा करते हैं तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। ये क्या है? थ्रेटनिंग है, एक धमकी भरा सेंटेंस है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन का एक उदाहरण, जैसे ही शेल ओबे मी, वो निर्धारित है, निश्चित है, मतलब कि वो मुझे मानेगा, मेरा आदेश को पालन करेगा। आइए आगे शेल का कुछ और नियम देखते हैं। तो शेल का प्रयोग ऑफर्स के अर्थ में भी किया जाता है। ऑफर्स के अर्थ में किया जाता है। जैसे शेल आई कैरी योर बैग, शेल आई ओपन द विंडो, शेल आई कॉल ए टैक्सी फॉर यू। तो इस तरह से ऑफर्स समझाने के लिए, ऑफर्स के अर्थ में शेल का व्यवहार किया जाता है। आइए अगला नियम देखते हैं, प्रयोग देखते हैं, जिसमें शेल का व्यवहार किस अर्थ में किया जाता है? सजेशन के अर्थ में भी किया जाता है, सुझाव के अर्थ में किया जाता है। तो सुझाव के अर्थ में किया जाता है, जैसे शेल वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ, इस तरह से, या शेल वी गो टू द पार्क, शेल वी ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट। तो इस तरह से सजेशन समझाने के लिए, सजेशन के अर्थ में, सुझाव के अर्थ में भी शेल का व्यवहार किया जाता है। आइए अब अगला ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं, जिसका नाम है शुड। तो शुड का व्यवहार कहाँ होता है, किस अर्थ में होता है, आइए देखते हैं। तो पहला इसका व्यवहार जो है, गिव एडवाइस और सजेशन, उपदेश देने के अर्थ में, एडवाइस देने के अर्थ में शुड का व्यवहार होता है। जैसे यू शुड ईट मोर वेजिटेबल, यू शुड सी ए डॉक्टर फॉर हर कफ। तो इस तरह से किसी को उपदेश देने के लिए, सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए शुड का व्यवहार किया जाता है बेसिकली। उसके बाद आइए अगला नियम देखते हैं, जो इसका यूज का, व्यवहार का। तो एक्सप्रेसिंग ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व समझाने के लिए क्या होता है? शुड का व्यवहार किया जाता है। जैसे वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ड्राइवर शुड वियर सीट बेल्ट। इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी समझाने के लिए वाक्यों में शुड का व्यवहार किया जाता है। अगला प्रयोग देखते हैं इसका, 3 नंबर, टेकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशन और प्रोबेबिलिटी। जब हम प्रोबेबिलिटी, संभावना की बात करते हैं, या एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, जब आशा की बात करते हैं, तो हम शुड का व्यवहार कर सकते हैं या किया जाता है। जैसे द ट्रेन शुड अराइव सून। और एक एग्जाम्पल देखिए, ही स्टडीड हार्ड सो ही शुड पास द टेस्ट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सजेशन और एडवाइस तथा एक्सप्रेसिंग ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल ऑब्लिगेशन तथा एक्सपेक्टेशन और प्रोबेबिलिटी के अर्थ में शुड का व्यवहार किया जाता है। आइए अब अगला ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं, जिसका नाम है विल। तो विल का व्यवहार
सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस समझाने के लिए किया जाता है। सिंपल फ्यूचर एग्जाम्पल के रूप में जैसे ही विल गो टू मार्केट टुमारो, यू विल हेल्प हर। इस तरह से सिंपल फ्यूचरिटी समझाने के लिए, सिंपल फ्यूचर टेंस समझाने के लिए विल का व्यवहार सेकेंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। उसके बाद 2 नंबर प्रयोग है, विल इज यूज विथ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, प्रोमिस, थ्रेटनिंग। तो विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ भी किया जाता है और उस समय विभिन्न अर्थों में किया जाता है, जैसे कि डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस इच्छा, प्रोमिस वायदा, थ्रेटनिंग धमकी देने के अर्थ में किया जाता है। जैसे आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, ये डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प टाइप का है और समझाने के लिए किया गया है यहाँ पर। उसके बाद है आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, ये प्रोमिस है, वायदा है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूँगा या सब कुछ करूँगा। उसके बाद तीसरा उदाहरण है आई विल किल हिम, ये थ्रेटनिंग टाइप है, धमकी भरा सब वाक्य है, तो धमकी समझाने के लिए यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है। उसके बाद और एक उदाहरण है वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू, तो ये विलिंगनेस एक इच्छा है कि हम आपको हेल्प के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे। आइए अब अगला हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं जिसका नाम है वुड। तो वुड का व्यवहार विल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में किया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट नरेशन में विल के पास्ट फॉर्म के रूप में, पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आइए देखते हैं, जैसे ही सेड ही विल गो देयर, ये डायरेक्ट फॉर्म है। जब इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। तो ये वुड जो है क्या है, विल का पास्ट फॉर्म है और विल यहाँ पर, वुड यहाँ पर विल के पास्ट फॉर्म के रूप में व्यवहार किया गया है। आइए अगला यूज देखते हैं वुड का। तो 2 नंबर यूज है वुड इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट को समझाने के लिए वुड का व्यवहार किया जाता है। जैसे आई वुड गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं प्राय सुबह माने या हर एक सुबह, प्रत्येक सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। उसके बाद है 3 नंबर यूज कि वुड इज यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन के क्षेत्र में वुड का व्यवहार किया जाता है। जैसे वुड यू प्लीज लेन मी योर बुक। तो पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन के क्षेत्र में भी वुड का व्यवहार किया जाता है। उसके बाद 4 नंबर यूज है इसका, वुड इज यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। संभावना को समझाने के लिए भी या प्रोबेबिलिटी के अर्थ में भी वुड का व्यवहार किया जाता है। जैसे ही वुड बी ए फार्मर। तो इस तरह से वुड का व्यवहार इनडायरेक्ट नरेशन में विल के पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। उसके बाद पास्ट हैबिट समझाने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट क्वेश्चन के अर्थ में तथा प्रोबेबिलिटी समझाने के लिए भी किया जाता है। आइए अगला ऑक्सिलरी देखते हैं जिसका नाम है मस्ट। तो मस्ट का व्यवहार स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन ड्यूटी समझाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आई मस्ट फिनिश दिस टास्क, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। तो स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को समझाने के लिए मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी का व्यवहार किया जाता है। आइए अगला यूज देखते हैं, टू एक्सप्रेस फिक्स डिटर्मिनेशन। फिक्स डिटर्मिनेशन के अर्थ में भी
क्या है, मस्ट का व्यवहार किया जाता है, जैसे वी मस्ट गो। उसके बाद 3 नंबर यूज है इसका, मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी। निश्चयता, सर्टेनिटी समझाने के लिए भी मस्ट का व्यवहार किया जाता है, जैसे वी मस्ट विन दिस मैच। उसके बाद 4 नंबर यूज है इसका, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड। स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड के अर्थ में भी या के अर्थ को समझाने के लिए भी मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब का व्यवहार किया जाता है, जैसे ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक। आइए अब अगला ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं, जिसका नाम है ऑट टू। तो ऑट टू का व्यवहार मोरल ऑब्लिगेशन के अर्थ में या डिजायरेबिलिटी के अर्थ में किया जाता है, जैसे वी ought to love our country, we ought to love our country। उसके बाद और एक एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट ought to work hard। तो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको कठिन परिश्रम करना चाहिए। उसके बाद 2 नंबर यूज है इसका, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। मजबूत संभावना को व्यक्त करने के लिए भी क्या होता है, मस्ट ought to का व्यवहार किया जाता है, जैसे ही ought to win the race। उसके बाद 3 नंबर यूज है इसका कि लॉजिकल नेसेसिटी समझाने के लिए, तर्कयुक्त नेसेसिटी आवश्यकता को समझाने के लिए ought का व्यवहार किया जाता है, जैसे ही ought not be late। तो इस तरह से हमने मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आने वाले 10 ऑक्सिलरी वर्ब पर विस्तार रूप से चर्चा किया। आइए अब जानते हैं हम मार्जिनल ऑक्सिलरी का व्यवहार कहाँ और कैसे होता है। तो मार्जिनल ऑक्सिलरी या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत 3 ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया इसके बारे में कि पहला जिसमें जो है यूज टू, उसके बाद नीड, उसके बाद डेयर, ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं इनका व्यवहार कहाँ होता है। तो यूज टू का व्यवहार मुख्य रूप से पास्ट हैबिट या पास्ट सिचुएशन को, स्थिति को समझाने के लिए किया जाता है, जैसे ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह वॉक टहला करता था। उसके बाद और एक एग्जाम्पल देखिए, माई ग्रैंड मदर यूज टू गो टेम्पल एवरी मॉर्निंग। मेरी ग्रैंड मदर जो है, दादी, हर सुबह मंदिर जाया करती थी। और 3 नंबर उदाहरण में है, गांधी जी यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून। गांधी जी दोपहर में स्पिन जो सूत का काटने का काम किया करते थे। तो इस तरह से यूज टू का व्यवहार पास्ट हैबिट या पास्ट सिचुएशन के अर्थ में किया जाता है। आइए अगला ऑक्सिलरी देखते हैं, जिसका नाम है नीड। तो नीड का व्यवहार मुख्य रूप से टू रिक्वायर के अर्थ में किया जाता है। तो और मेन, टू रिक्वायर और मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जा सकता है। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों क्षेत्र में किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में, ही नीड्स माई हेल्प, दे नीड टू डू देयर होमवर्क, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में किया गया है। उसके बाद आई नीड ए बुक। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में टू रिक्वायर के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में नीड का व्यवहार किया जाता है। आइए अब देखते हैं अगला ऑक्सिलरी जो मार्जिनल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता है और अंतिम ऑक्सिलरी है मार्जिनल ऑक्सिलरी के अंतर्गत। तो यूज ऑफ डेयर, जिसका नाम है डेयर। तो डेयर टू बी ब्रेव इनफ, साहस के अर्थ में, या कोरेजियस इनफ या ब्रेव इनफ, साहस के अर्थ में या साहस के अर्थ को समझाने के लिए डेयर का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही डेयर्स टू गो देयर, दे डेयर टू कम हेयर। तो इस तरह से हमने मॉडल ऑक्सिलरी
तथा मार्जिनल ऑक्सिलरी पर विस्तार से चर्चा किया और जाना हम लोगों ने कि मॉडल ऑक्सिलरी का व्यवहार इंग्लिश वाक्यों में कहाँ और कैसे होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा जो वीडियो है पसंद आएगा, और मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि यदि मेरा यह पाठशाला पसंद आता है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें।